तो आज हम आ चुके हैं इतिहास को एक नए वीडियो को लेकर। तो इतिहास में आज हम लोगों को पढ़ेंगे क्लास 12th का एनसीईआरटी। जो पहला जो चैप्टर है वो हमारा ईंटें मनके तथा अस्थियां, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत से बच्चे अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम देने जाएंगे 1 महीने बाद, जो उनका फरवरी 1 से एग्ज़ाम होगा। बहुत से बच्चे तैयारी किए होंगे, बहुत से बच्चे तैयारी नहीं किए होंगे। अगर जो तैयारी किए हैं तो वो अच्छी बात है, उनकी शुभकामनाएं। अगर जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए दुखद नहीं होना है, क्योंकि हम आ रहे हैं नए वीडियो में लेकर, आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे चलना है। बस आप लोग मेरे साथ 1 महीने मेरे साथ दीजिए और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप ज़रूर से ज़रूर सफलता आपको मिलेगी। तो पहले हम समझते हैं इतिहास। आखिर इतिहास है क्या? कोई भी सब्जेक्ट पढ़े तो उसके बारे में पहले जाने कि इतिहास है क्या। कोई भी सब्जेक्ट, यानी जैसे गणित ही पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जाने गणित है क्या, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इतिहास क्या है, इतिहास क्या इंपॉर्टेंट है, इसका क्या होने वाला है, इसका डे टू डे लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं। इतिहास आखिर है क्या? बहुत से बच्चे पढ़े होंगे अतीत का अध्ययन है, राइट। इतिहास एक अतीत का अध्ययन ही नहीं बल्कि एक जीवंत उदाहरण भी देता है। जीवंत उदाहरण भी देता है कैसे? जैसे मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने कोरोना महामारी सभी लोगों ने देखा। हम लोग क्या है, कोरोना के समकालीन है। हम इतिहास से क्या सीखते हैं, अभी हम लोग आपको प्रूव कर रहे हैं कि कैसे आप इतिहास को डे टू डे लाइफ में आप यूज कर सकते हैं। हम सभी साथियों ने देखा कि कोरोना आया, तो कोरोना आया तो हम लोगों ने कैसे मास्क का यूज किया, लॉकडाउन लगा। अगर मान लीजिए भविष्य में अगर 50-60 साल बाद ऐसी अगर महामारी आती है, हमारे जो पीढ़ी आने वाले पढ़ेंगे कि 2019 में एक महामारी आई थी कोरोना, जिसके कारण इससे बचाव के कारण थे जैसे कि आप घरों में रहें, दूरियां लोगों से दूरी बनाएं और इत्यादि इत्यादि। तो उससे हम क्या हो सकता है, इससे हम सीख सकते हैं कि कोई भी अगर जो घटना है जो बीत गई, उससे हम आने वाले पीढ़ी को सुधारने के लिए, इसीलिए हमारी इतिहास इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लैग के बारे में पढ़ा था ना आप लोगों ने। फ्लैग जो आपको चूहे से बीमारी फैली थी, तो उससे हम लोग क्या सीखे थे कि बहुत जो सीखे थे कि कैसे भी इसका चूहे को जो भोजन को खाद्य पदार्थों से दूर रखा जाए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीख लेते हैं। इतिहास जो होता है हमारा 3 टाइप का होता है। एक हम लोग पहले प्राक, और दूसरा हमारा होता है आद, और तीसरा होता है हमारा ऐतिहासिक। तो हम प्राक के बारे में देख लेते हैं। प्राक में क्या होता है जी दोस्तों, इसमें हमारा कोई लिखा नहीं है, कोई ना साक्ष्य है, ना लिखे गए हैं, ना पढ़े गए हैं। इसमें क्या है, कोई भी लिखा नहीं गया, ना कोई भी इसका साक्ष्य। हम लोग इसका कल्पना करते हैं। इसमें कौन कौन से काल आते हैं, जैसे आप पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हमारा कोई साक्ष्य कहीं आपको मिलेगा नहीं। लेकिन हमारा दूसरा जो इतिहास का जो खंड है वो हमारा आदि ऐतिहासिक में लिखित तो गए हैं लेकिन अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। आदि ऐतिहासिक में जो है लिखे तो गए हैं लेकिन अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। तो इसमें हम इसके बारे में ही आदि ऐतिहासिक का ही चर्चा जो हमारा है आज, ईंटें मनके तथा अस्थियां, जो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में दिया गया है। तो इसी के बारे में हम आदि ऐतिहासिक को आज इस पर चर्चा में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज इसके विषय को जान लिए कि विषय आखिर है क्या। इतिहास के फादर आप लोग याद रखिएगा कि हेरोडोटस। तो अब हम सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बता दिए कि इंपॉर्टेंस है इतिहास। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पॉज। हड़प्पा सभ्यता पहला टॉपिक हमारा ईंटें मनके तथा जो है ईंटें मनके। ये हड़प्पा सभ्यता ऐसी सभ्यता, आज भले हम लोग गर्व करें कि हमारा विज्ञान इतना चरम ऊंचाई पर पहुंचे, लेकिन आज से नहीं लगभग 2000 BC साल पहले इस समय कितना कुशल इंजीनियर तो उस समय थे नहीं, लेकिन कैसे एक विकसित सभ्यता। हम लोग आज बड़ा गर्व करते हैं ना कि हमारे लोगों ने इतना ये बनाई और वो ख्याति प्राप्त किए। लेकिन सोचिए कि 2000 साल 20 साल पहले हम लोगों को जो हड़प्पा सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता, कैसी सभ्यता, उसी सभ्यता के आज बारे में हम लोग जिक्र करेंगे और इसी पर परिचर्चा करेंगे। तो आज हम लोग जो हड़प्पा सभ्यता है, पहले हम इसका भौगोलिक प्रसार देख लेते हैं। जो भी हमारा जो हड़प्पा सभ्यता, आप लोग जो भारत के नक्शा देख रहे हैं मित्रों, ये आपको पूरा भारत हुआ। अब देखिए ये हमारा जो क्षेत्र पड़ता है, ये हमारा पड़ता है पाकिस्तान, और ये पड़ता है आपको अफगानिस्तान, इसके पास है नजदीक से। तो हमारा जो सिंधु घाटी के जो क्षेत्र है ना, वो हमारा यही जो क्षेत्र है सिंधु घाटी का। उस समय सिंधु घाटी हड़प्पा क्षेत्र
बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सिंधु घाटी, बहुत से बच्चों का सवाल है कि सिंधु घाटी ही नाम क्यों, हड़प्पा सभ्यता ही इसका नाम क्यों पड़ा। मैं आपको इसका कहानी बताता हूँ। तो हुआ क्या, 1853 में आप लोग जानते होंगे कि पहला रेल चलाई गई थी भारत में। तो उसके बाद क्या हुआ था कि 1853 में लाहौर से इस्लामाबाद की 100 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण कराया जा रहा था। तो रेलवे लाइन का निर्माण कराया तो जैसे ही वहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था, जैसे कि साफ सफाई होता है ना रेलवे लाइन को बिछाने के लिए, तो वहाँ पर साफ सफाई की काम चल रही थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही वहाँ पर तो लोगों जैसे थोड़ा सा वहाँ पर जैसे ही साफ किया तो वहाँ पर कुछ मिला, और लोगों फिर उसके बाद वहाँ पर, उस समय तो हमारा भारत आज़ाद नहीं था, तो उस समय जो अंग्रेज थे उस पर देखे कि एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी, लेकिन उन्होंने क्या था कि वो वाइट मैन बदन थ्योरी आपने तो पढ़ा ही होगा कि वो लोग अपना सभ्यता को विकसित मानते हैं और किसी सभ्यता को विकसित नहीं मानते थे। तो हुआ क्या कि इसमें फिर उसके बाद जो कनिंघम जो साहब हैं उस समय तत्कालीन जो थे भारतीय पुरातत्व विज्ञान के थे अध्यक्ष, तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि वहाँ पर ऐसी सभ्यता है, तो इंटरेस्टिंग सवाल उनको इंटरेस्ट जगा। तो उसके बाद वहाँ से खुदाई का काम शुरू किया। अब नामकरण पे इसका क्या, इसको नाम सिंधु घाटी ही क्यों कहते हैं, इसका नाम सिंधु घाटी ही क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता क्यों। देखिए इतिहास विज्ञान में एक परंपरा है कि कोई भी अगर जो सब्जेक्ट कोई भी अगर चीज़ खोया जाए, जहाँ से अगर ये हड़प्पा था, यहाँ पर जो था पाकिस्तान में एक हड़प्पा जो शहर था वहाँ पर ये पहला मिला था, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु नदी के किनारे, यहाँ से आप देखेंगे मित्रों कि यहाँ पर सिंधु नदी बसता है, तो सिंधु नदी के किनारे बसी थी सभ्यता, इसीलिए इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी बोलते थे। तो आपको ये तो क्लियर हो गया। अब मैं इसको बता देता हूँ भौगोलिक प्रसार। अब भौगोलिक प्रसार में हमको याद रखना है कि ये जो हमारा ऊपर जो है ना, यहाँ पर मांडा है जो चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे है सबसे उत्तरी बिंदु। ठीक, हमारा उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी बिंदु जो है उत्तर प्रदेश में, ये आलमगीरपुर जो पूर्वी भाग है, जो हिंडन नदी पे है, आपको याद रखना है जो हिंडन नदी पे है। और सबसे दक्षिणी बिंदु जो हमारा महाराष्ट्र के दाइमाबाद जो गोदावरी नदी पर है। अब उसके बाद हमारा सबसे ये पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु सितका गेंडोर। अब मैं आपको सबका बता भी देता हूं। देखिए ये आपको जो आप लोगों ने ये जो थी इसका आकार जो है, आप इसको अगर ऐसे करेंगे तो ये आपको त्रिभुजा आकार जैसा, सॉरी यहाँ पर फिगर अच्छा से नहीं बना पाया, लेकिन इसका जो आकार जो था त्रिभुजा आकार था। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर से जो इसकी दक्षिण की लंबाई थी वो 1400 किलोमीटर, वो कितनी थी 1400 किलोमीटर फैली हुई थी, और पूरब से जो पश्चिम थी इसकी जो लंबाई थी 1600 किलोमीटर थी। इतनी बड़ी सभ्यता और इतना विकसित सभ्यता, बहुत से लोग कहते हैं कि यह मेसोपोटामिया सभ्यता के देन है। बहुत से विद्वानों के इतिहास का क्या है, इतिहास एक हम लोगों ने शुरू में बताया कि जैसे इसका अध्ययन किस प्रकार करते हैं, हम इसका साक्ष्य पर अध्ययन करते हैं। मुझे अगर ये मान लीजिए ये मार्कर मिला, ये आप लोग देख रहे हैं मार्कर, मुझे ये मार्कर मिला, मान लीजिए अगर ये मैं अभी एक इतिहास करूँ तो मैं इस पर कहूँगा कि ये 2019 में बच्चे लोग इसको यूज करते होंगे पढ़ाई लिखाई के लिए। अगर दूसरा कोई इतिहास कराया, इसको कहे कि नहीं इसको उपयोग टीचर सिर्फ करते होंगे, उसके बाद कोई एक और इतिहास आया, वो बोला कि नहीं इसका काम पेंट करने के लिए क्या, तो तरह तरह की कल्पनाएं होती हैं। इतिहास इसी पर तरह तरह के विद्वानों की कल्पना है। तो ये हम लोगों ने देखा भौगोलिक प्रसार। अब हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है पहले उसमें पाकिस्तान के कौन से क्षेत्र जो आते हैं उस पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से जो भौगोलिक प्रसार का भी मैंने बात की कि भौगोलिक प्रसार कहाँ से कहाँ तक थे। मैं आपको बताया कि कैसे उत्तर में मांडा, ऊपर में मांडा, नीचे में दाइनाबाद, और पूरब में आलमगीरपुर, और पश्चिम में आपको सितका गेंडोर। तो ये आपको मैंने बताया कि ऊपर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम जो है 1600 किलोमीटर। इसका पूरा जो क्षेत्रफल जो था 2,20,000
2,20,000 वर्ग किलोमीटर था, 2,20,000 वर्ग किलोमीटर था। तो अब इसमें देख लेते हैं हमारे पाकिस्तान का कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो आप लोग पाकिस्तान में एक पंजाब से जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सिंध प्रांत, और जिसमें हमारा मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, चहुंद्रो के बारे में पढ़ेंगे, अमीरी और कोटजी। मोहनजोदड़ो के मैं बारे में बता दूं, इसका जो खोज है 1922 में राखल दास बनर्जी ने करते हैं। इसका ये सब जो है सिंधु नदी के किनारे, जी वो आपको जो है ये सिंधु नदी के किनारे आपको ये मिलेंगे। ये जितने भी आपको जो हड़प्पा जो स्थल है, जो चहुंद्रो है, चहुंद्रो जो है इसका खोज अंस्टड मेके साहब करते हैं 1925 में। और कोटजी जो इसका जो खोज किया था अर्नेस्ट स्टाइल ने इन्होंने खोज किया था। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और बलूचिस्तान आप देखेंगे पाकिस्तान में ही क्षेत्र। और उसके बाद मकरान तट पर आपको जो है सुतका गेंडोर आपको मिलेगा, जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। मोहनजोदड़ो की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये आपको पाकिस्तान के जितने भी थे ये मैं आपको बता दिया। मैं अब भारत के बता रहा हूँ। पॉज। हम लोग देखते हैं अभी हम लोगों ने देखा कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो है पंजाब का कौन कौन सा क्षेत्र पड़ता है, पंजाब में कौन कौन से। अब हम लोग भारत में देख लेते हैं, क्योंकि भारत में भी इसका सबसे ज़्यादा रहा है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं भारत में। तो भारत में हमारा आता है पहला गुजरात। आप लोग गुजरात जानते हैं। उसमें हमारा दो, एक कच्छ का मैदान, एक कटिहार का मैदान। तो इसमें हमारा कच्छ का मैदान में पहला आता है सुरगोर्दा। क्या आता है पहला हमारा? सुरगोर्दा। और दूसरा आता है हमारा धोलावीरा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि धोलावीरा किस राज्य में है। ऐसे ही आपको सारे ऑब्जेक्टिव जो है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब हमारा कटिहार का जो मैदान है उसमें हमारा जो आता है वो हमारा पहला आता है लोथल, रंगपुर और रोजदो। ये आपको याद रखना है, लोथल, रंगपुर और रोजदो हमारा जो है कटिहार के मैदान जो गुजरात में पड़ता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं गुजरात के कौन कौन से हैं। कच्छ का मैदान, सुरकोर्दा, धोलावीरा, कटिहार का लोथल, रंगपुर और रोजदो। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारा दूसरा हमारा आता है राजस्थान में आप देखेंगे कालीबंगा जो है क्षेत्र आपको मिलेगा। पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में कि कालीबंगा किस राज्य से है, तो राजस्थान। अब हमारा आता है पंजाब में रोपड़ और हरियाणा में बनावली और राखीगढ़ी। जी दोस्तों यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। अभी मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, राइट। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो आप लोग मोहनजोदड़ो अगर करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका गलत। इसका राइट आंसर होगा राखीगढ़ी जो है ना दोस्तों, यही जो हमारा सबसे बड़ा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल है। अब हमारा आता है उत्तर प्रदेश में आप लोग देखा ना कि सबसे पूर्वी बिंदु जो था आलमगीरपुर, जो हमारा हिंडन नदी पर है हमारा। फिर तो अभी हम लोगों ने देखा कि भारत और पाकिस्तान में कौन कौन से सिंधु घाटी के जो क्षेत्र पड़ते हैं उसके मेरे बारे में बताया। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अफगानिस्तान का भी कुछ क्षेत्र पड़ता है जो सिंधु घाटी में। तो हमारा पहला जो पड़ता है बदख्शा और मुंडीगफ और सिद्धखोई। ये जो तीनों क्षेत्र हैं वो सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में आते थे। ये अफगानिस्तान के वर्तमान में अभी अफगानिस्तान में है। तो मैं आप सभी को मैं बता दिया कि भौगोलिक जो प्रसार, आप लोग को थोड़ा सा देख लेता हूँ, आप लोग बस रिकॉल कीजिएगा मेरे साथ। ऊपरी सबसे बिंदु बांदा, जम्मू कश्मीर में, जो चिनाब नदी के किनारे बैसा हुआ है। उसके बाद सबसे दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद, जो गोदावरी नदी पर। सबसे पूर्वी बिंदु हमारा आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी पर। सबसे पश्चिमी बिंदु हमारा दासक नदी पर, जो सुतका गेंडोर है। ऊपर से दक्षिण की लंबाई हमारा 1400 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम जो हमारा 1600 किलोमीटर। तो ये आपको भौगोलिक प्रसार कहाँ से कौन क्षेत्र आपको मिलेंगे। अब थोड़ा सा मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। हम लोगों को जानना चाहिए, बहुत से लोगों का मत होता है कि काल का इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो आप लोग काल का निर्धारण कार्बन C14 विधि द्वारा किया जाता है। कार्बन C14 विधि द्वारा जो होता है कि कितने समय पहले हुआ होगा, इसका जानकारी कैसे करते हैं हम लोग कार्बन C14 के अंदर। बहुत सारे किताब में आपको 2350 से 1750, कोई में 2400 से। लेकिन हमारा NCERT क्या कहता है, NCERT पर हम लोग चलेंगे तो ये हमारा NCERT कहता है जो हड़प्पा का जो कालक्रम है वो 2600 BC से हमारा 1900 BC तक। BC क्या होता है सर? तो BC हमारा होता है बिफोर क्राइस्ट।
और एडी क्या होता है, ये होता है एडो डोमिनी। ये जो दोनों शब्द हैं हमारे क्या हैं, लैटिन शब्द हैं, लैटिन शब्द हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इसका काल कितने हैं, 2600 बीसी से हमारा 1900 बीसी तक। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब एडो डोमिनी, और हमारा किस विधि से निकालते हैं, कार्बन C40 विधि से निकालते हैं। हम थोड़ा सा हड़प्पाई लिपि को, अभी हम लोगों ने भौगोलिक प्रसार को देख लिया, तो चूंकि वीडियो ये लंबा एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं है, क्योंकि अब समय भी नहीं रहा है, आपको एग्जाम देने जाना है, तो कैसे जल्दी से जल्दी रिवीजन करें, इसीलिए हम क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको मैं बताना चाह। तो पहला हम लोग देख लिया भौगोलिक प्रसार। अब हम लोग देखते हैं दूसरा हमारा हड़प्पा लिपि। हड़प्पा जो लिपि है ये जो थी भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी, भाव चित्रात्मक, चित्रात्मक। तो ये भाव चित्रात्मक क्या है सर, ये भाव चित्रात्मक ये हुई कि आप इसको अभी तक लिखा तो गया है लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है, ऐसा लिखा गया है। कैसा लिखा गया है, अब तक पढ़ा नहीं गया है। कैसी लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है। और कैसे लिखा जाता था, तो राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, और उसके बाद एक लाइन हो गया। अब उसके बाद लेफ्ट टू राइट। देख लीजिए, अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो ऐसे ऐसे करके, फिर इसके बाद ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये नहीं कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले लाइन जो क्या है, राइट टू लेफ्ट, और उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट लाइन जो है हमारा लेफ्ट टू राइट हो जाता है। तो आप लोग याद रखिए कि हड़प्पाई लिपि जो कैसी लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है, अब तक पढ़ी नहीं गई है। लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, सॉरी, राइट टू लेफ्ट, और फिर उसके बाद सेकेंड लाइन जो है लेफ्ट टू राइट। और ये अब थोड़ा सा मुहरों की मैं बात कर लेता हूं। जो ये मुहरे जो इसकी हैं, जो प्राप्त जो साक्ष्य के आधार पर जो मिली है मुहरे और लिपि भी, तो मुहरे की मैं बात कर लूँ तो मुहरे जो है ना, ये सेल खड़ी नामक पत्थर से निर्मित है। क्या, कौन से पत्थर से, सेल खड़ी नामक पत्थर से ये निर्मित है। तो आप लोग हड़प्पाई लिपि के बारे में जानेंगे। भाव चित्रात्मक लिपि है, राइट टू लेफ्ट, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन लेफ्ट टू राइट, और मुहरे जो सेल खड़ी। बस आपको यही जानना है, एग्जाम ओरिएंटेड। अभी हम लोगों ने अभी भौगोलिक प्रसार के बारे में पढ़ लिया, मुहरे और लिपि के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हड़प्पाई कृषि। हड़प्पाई कृषि कैसी थी, आप लोग इतनी विकसित सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कृषि जाहिर सी बात है कि अच्छी कृषि उपज होगा, क्योंकि इतना विकसित सभ्यता। हमारा जो है हड़प्पा से आप लोग ध्यान रखिएगा कि गेहूँ का जो साक्ष्य मिला है, हड़प्पा से गेहूँ प्राप्त हुए थे, बनावली से जौ, और उसके बाद हमारा लोथल से चावल। क्वेश्चन पूछता भी है कि चावल निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से, तो हमारा आंसर क्या होता है, लोथल। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं एक बार बता दूं, हड़प्पा से क्या प्राप्त हुए थे, हमारे गेहूं, और बनावली से हमारे क्या हुए थे, जौ, और लोथल से हमारे क्या हुए थे, चावल। बस ये आपको तीन महत्वपूर्ण याद रखने हैं। और उसके बाद हमारा कालीबंगा कहाँ है दोस्तों, आपको मैंने बताया था पहले ही वीडियो में कि कालीबंगा जो है राजस्थान में, तो वहाँ से हल रेखा का साक्ष्य क्या मिला है दोस्तों, हल रेखा का साक्ष्य जो आपको कालीबंगा से आपको मिला है। उसके बाद धोलावीरा जो आपको अभी मैंने बताया था कि ये गुजरात में है। तो ये जल संचय और जलाशय में आप लोग याद रखिएगा, जो जलाशय जो होता था उसको बंद करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते थे लोग, जिप्सम का प्रयोग उन लोगों ने करता था। तो कृषि के बारे में फिर से एक बार देख लीजिए, हड़प्पा से गेहूं, बनावली से जौ, लोथल से चावल, कालीबंगा से हल रेखा तथा धोलावीरा से जल संचय एवं जिप्सम। पशुपालन के बारे में, पशुपालन अभी हम लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, मोहरों के बारे में, लिपियों के बारे में, उसके बाद भौगोलिक प्रसार को देखा, कृषि को देखा। अब हम लोग देख लेते हैं पशुपालन। तो पशुपालन में याद रखिएगा, गाय का भी जानकारी मिलता है साक्ष्य के आधार पर, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि सभी की जानकारी आपको प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मिलती है। लेकिन इनकी हड्डियों जो है, हड़प्पा जो जगह है वहाँ से इनकी हड्डियों का साक्ष्य मिलता है। तो पशुपालन में हमको बस इतना याद रखना है। ये सब जितने भी हैं वो आपको पालतू जानवर के ही आपको अधिकतर जो है इनका साक्ष्य मिलता है। गाय, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ता, बिल्ली है, डोमेस्टिक जो एनिमल है, और ये इनका जो साक्ष्य जो है, हड्डियों का जो साक्ष्य हड़प्पा से ही मिला है। हम लोग देख लेते हैं थोड़ा शिल्प के बारे में। अब शिल्प में हम लोग देखेंगे जो प्राप्त जो साक्ष्य है उस पर तांबा हमारा इसका प्राप्त है, कांसा की जानकारी हमें प्राप्त है, सोना और चांदी की। लेकिन आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लोहा की जानकारी अभी तक हमको नहीं मिली है, लोहा नहीं मिला है।
लोहा की जानकारी हमें नहीं मिला है। कौन कौन सा मिला है? तांबा, कांसा, सोना और चांदी का। और मैं आपको बता दूं शिल्प का जो आपका यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है, तब आपके बुक में दिया गया है चहुंद्रे के बारे में जिक्र किया गया है कि यहाँ पर जो शिल्प के लिए बहुत ही ज़्यादा कार्य किया जाता था। और ये जानते हैं ये कितने हेक्टेयर में? मात्र 60 हेक्टेयर में ये फैला हुआ जो क्षेत्र है, और बहुत छोटा क्षेत्र, लेकिन शिल्प के लिए बहुत ही बड़ा क्षमता में। और ये इसका व्यापार के लिए अफगानिस्तान, ओमान, ये सब जो विदेशी जो है इनका व्यापार किया जाता था। ये चहुंद्रो शिल्प के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें क्या है? तांबा, कांसा, सोना और चांदी के साक्ष्य प्राप्त है। सिक्कों का प्रमाण देख लेते हैं। सिक्कों का प्रमाण उस समय मुद्रा का जो प्रचलन था उस समय नहीं था। आप लोग को ध्यान रखना है कि सिक्कों का जो है मुद्रा का प्रचलन नहीं था उस समय। क्या था सर? तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तो वस्तुओं विनिमय प्रणाली क्या होती है? कोई एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु ले लेना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मेरा नाम हुआ राम, मेरा दोस्त आकाश हुआ, तो मैं आकाश से कहूँगा कि आकाश मुझे चावल चाहिए और मेरे पास गेहूं बहुत ज़्यादा है। तो आकाश बोलेंगे कि मुझे आप गेहूं दे दीजिए और चावल ले लीजिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं वस्तुएं विनिमय प्रणाली। अगर मुझे आवश्यकता है चावल की तो मैं चावल लूँगा, अगर उसके बदले किसी वस्तु को देना, वही कहलाती है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी। अब धर्म के बारे में हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। धर्म, देखिए प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धर्म के बारे में तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन धार्मिक का बहुत ज़्यादा संकेत भी मिलता है। क्योंकि आप इसमें देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में तो आपको भगवान शिव का जो साक्ष्य मिलता है। उसके बाद आपको लिंग, योनि का, ताबीज़ों का भी संकेत मिलता है। उस समय भी सोचिए लोग ताबीज़ मानते थे, अंधविश्वासों का भी जिक्र किया गया है। उसके बाद आप लोग का स्वास्तिक चिन्ह जो आप लोग देखे होंगे, जो हिंदू का सबसे प्रतीक चिन्ह माना जाता है, स्वास्तिक का भी वहाँ का जो हड़प्पा से जो है संकेत इसके मिले हुए हैं। तो ये धर्म के बारे में कह सकते हैं कि वो लोग धार्मिक तो थे। और उसके बाद मोहरे जो थी ना, उस पर हमारा क्या हो, देवी जो एक गर्भ से निकलता हुआ, एक पेट से गर्भ से निकलता हुआ पौधे के समान एक देवी को दिखाया गया है ये मोहरे में। तो ये धर्म के बारे में आप लोग इतना जान लिए, और सिखों का प्रमाण नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता में हमारा अंतिम संस्कार के बारे में कि अंतिम संस्कार कैसे किया जाता। तो इसमें हमारे 3 प्रकार से किया जाता था। 3 प्रकार जो प्रथाएं जो प्रचलित थी। हमारा पहला जो दाह संस्कार किया जाता था, बहुत ज़्यादा में सबसे प्रचलित यही था, सबसे जो प्रचलित थी दाह संस्कार ही थी। उसके बाद हमारे आंशिक सावधान थे, उसके बाद फिर पुरुष सावधान। तो कौन 3 प्रथाएं थी हमारे पास? दाह संस्कार, आंशिक सावधान और तीसरा हमारा पूर्ण सावधान। लेकिन आप लोग एक याद रखिएगा कि लोथल एक जगह है, लोथल जो आपको गुजरात में मैंने बताया था, यहाँ पर आपको युग्म और युग्म के साथ दफनाने का भी साक्ष्य, एक साथ दफनाने का भी साक्ष्य। युग्म क्या होता है सर? तो युग्म होता है 2 महिलाओं को एक साथ दफनाना। युग्म क्या होता है? 2 महिलाओं को एक साथ दफनाना। और युग्म क्या होता है? 2 महिलाओं को 2 पुरुषों को एक साथ दफनाना। और याद रखिएगा कि हड़प्पा में अधिकतर दफनाया जाता था, और जो हमारा मोहनजोदड़ो में यहाँ पर जलाया जाता था। हड़प्पा में दफनाया और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। तो हम लोग फिर से देख लेते हैं। अंतिम संस्कार हमारा 3 प्रथाएं प्रचलित थी। तो हमारा कौन कौन? पहला दाह संस्कार, सबसे ज़्यादा प्रचलित थी दाह संस्कार हमारा हड़प्पा सभ्यता में। उसके बाद हमारा आता है आंशिक सावधान, उसके बाद होता है पूर्ण सावधान। और लोथल आप गुजरात में जानते हैं, वहाँ पर युग्म और युग्म सावधान का भी एक साथ दफनाने का भी था प्रथा। युग्म क्या होता है? 2 महिलाओं को एक साथ दफनाना, और युग्म क्या होता है? 2 पुरुषों को एक साथ दफनाना। और हड़प्पा में अधिकतर दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। स्टार्ट है। अब हम लोग थोड़ा मूर्ति कला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मूर्ति कला क्या है। तो मूर्ति कला में हम लोगों को याद रखना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से बहुत सारे मूर्तियों का संकेत भी मिला है। तो अब हम लोग मूर्ति कला में हम लोग देख लेते हैं हमारे मूर्ति कला का भी साक्ष्य मिला है कहा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। आप लोग को ध्यान रखना है कि एक नर्तकी का और औरत जो है, नर्तकी करती हुई औरत है, उसका जो है मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से आपको मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। और एक व्यक्ति जो है मोहनजोदड़ो से ही एक चादर ओढ़े हुए दाढ़ी नुमा व्यक्तियों का भी साक्ष्य मिला है।
नर्तकी करती हुई कांस्य की मूर्ति है। जो कांस्य की जो मूर्ति थी, अधिकतर जो मूर्तियाँ थी कांस्य की थी, और बहुत सारी भी मूर्तियाँ जो हड़प्पा में थी वो तांबा की थी। तो ये मूर्ति कला में बस हमको बस 2 ही फैक्ट याद रखना है कि कांस्य करते हुए नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो, और एक चादर ओढ़े हुए व्यक्ति जो दाढ़ी नुमा है उसका भी कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। किस चीज़ की बनी होती है, तो कांस्य की बनी हुई थी। बस इतना ही हमको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है, हमको एग्जाम में कितना जल्दी रिविजन करना है ये हमको इम्पोर्टेंट रखना है, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन क्लास नहीं है। लेते हैं हाँ, आपके जो एनसीईआरटी जो 12th का जो फर्स्ट बुक है उसमें कुछ पहला जो चैप्टर है उसमें कुछ लेखक और पुस्तक के नाम दिए गए हैं। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि शायद हो सके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सके। तो पहला हमारा आप लोग याद रखिएगा, फर्दर एक्सपेंशन एट द मोहनजोदड़ो। ये जो इसके लेखक है वो अर्नस्ट मेके साहब हैं। 1937 में यह पुस्तक जो है मुद्रित हुए थे। फादर एक्सकन्वेंशन एट मोहनजोदड़ो। और उसके बाद एक अर्ली इंडस सिविलाइजेशन है, इसके भी लेखक कौन है, अर्नस्ट मेकअप साहब जो हैं। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन जो 1947 में मुद्रित हुई थे। अब हमारे आते हैं मोहनजोदड़ो एट द इंडस सिविलाइजेशन। ये हमारे जो है जॉन मार्शल जो हैं ये इनके लेखक हैं, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। उसके बाद हमारा एंशियंट इंडिया के लेखक व्हीलर साहब हैं। अब हम लोग देख लेते हैं घर एवं नगर नियोजन के बारे में। आप लोग को याद रखना है कि घर जो है हमारा जो है वो किस पद्धति से बना हुई थी, ग्रिड पद्धति से हमारा जो घर बनी हुई थी। इसमें जो घर जो आपको पढ़ेंगे आपको ग्रिड पद्धति से और पक्की ईंटों का प्रयोग, जी हाँ दोस्तों, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। और कौन सा पद्धति थी, ग्रिड पद्धति थी। और जो घर जो थे ना बहुत डेवलप थे, जैसे जो आपको देख रहे हैं आपका रोड हो गया, ऐसे ऐसे आपको घर एकदम पूरा। और जो नालियाँ जो थे और उसको समकोण यानी कि 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते थे। नगर नालियों का जो प्रणाली इस प्रकार से बने। कुशल इंजीनियर, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग आज बहुत सारे इंजीनियर आ गए हैं, सिविल इंजीनियर जो घर का डिजाइन देते हैं, और उस समय सोचे कि कोई सिविल इंजीनियर नहीं, तब इतना डेवलप कैसे थे। तो घर ग्रिड पद्धति से थी, और छोटे छोटे जो थे घर थे, और घर का जो आंगन जो था सामने से आप देख सकते थे, और घर का जो दरवाजा होता था पीछे की ओर होता था। घर का